दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपन अपनी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूनिट चल रही थी दोस्तों, उसमें लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला और उस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने दोस्तों डिस्कस कर लिए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन ने डिस्कस किए थे। अब अपन लेंस पे 2-3 न्यूमेरिकल निकालते हैं, फिर अपनी यूनिट को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। एक आवर्धक लेंस की फोकस दूरी, एक आवर्धक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। एक आवर्धक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए, यदि प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब की लेंस से दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो बिंब को कहां पर रखना चाहिए? बिंब को कहां पर रखना चाहिए? और बी का क्वेश्चन है दोस्तों इसी में, आवर्धन कितना होगा? दोस्तों अपन को इसमें यह भी नहीं पता है कि भाई लेंस कौन सा है। चिन्ह परिपाटी अपनी वैसे ही लगानी है कि सारी दूरियों को अपन प्रकाशीय केंद्र से मेजर करेंगे। आपतित प्रकाश की दिशा में यदि दूरी है उनको धनात्मक लेंगे, विपरीत दिशा में है ऋणात्मक लेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर यदि कोई डिस्टेंस है तो उसको धनात्मक लेंगे और नीचे यदि कोई डिस्टेंस है तो उसको दोस्तों ऋणात्मक लेंगे। अब अपन को आवर्धक लेंस के बारे में बात कही गई है कि आवर्धक लेंस की फोकस दूरी कितनी है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर है। यदि प्रतिबिंब की लेंस से दूरी 30 सेंटीमीटर है तो बिंब को कहां पर रखना चाहिए और कितना आवर्धन होगा? अपन मानते हैं कि आवर्धक की बात कर रहा है, आवर्धन की बात कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं आवर्धन लेंस के लिए, क्योंकि प्रतिबिंब बन रहा है तो आवर्धन लेंस के लिए जो लेंस की प्रकृति है ये है अभिसारी। कौन सी प्रकृति का होगा दोस्तों? अभिसारी प्रकृति का होगा। और मान लो अपन कैलकुलेशन करने और ऑप्शन नहीं मिले तो अपन उसको अपसारी प्रकृति का भी लेके कर सकते हैं, लेकिन अपन ये मान के चल रहे हैं कि अभिसारी प्रकृति का होगा। और होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों? प्रतिबिंब सीधा आभासी बनेगा तथा अनंत व वस्तु के बीच में बनेगा, अनंत व वस्तु के मध्य बनेगा। यानी अभिसारी प्रकृति का लेंस है। तो दोस्तों अपन चित्र बनाएंगे ऐसे, ये चित्र बना दिया सिंपल, और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई दोस्तों। और अब अपन वस्तु को अपन रखें, ये हो गई F और F हो गई। वस्तु को अपन यहाँ रख दें क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो उत्तल लेंस में केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब है वो दोस्तों आभासी और सीधा बनेगा। और वो कंडीशन कौन सी है? जब वस्तु को अपन कहाँ रखें? O और F के बीच में रखें। यहाँ से मुख्य अक्ष से समांतर किरणें जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से निकल जाएगी। ये फोकस है, इसका मुख्य फोकस यही है। और दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी दोस्तों तो वो सीधी निकल जाएगी। जैसे ही इनको पीछे की तरफ अपन बढ़ाएंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि भाई इमेज यहाँ बन रही है। कहाँ बन रही है दोस्तों? यहाँ बन रही है, जिसको अपन ने माना HI, और इसकी हाइट कितनी होगी? HO। ये I इमेज होगी और इमेज की डिस्टेंस अगले ने दे रखी है 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है दोस्तों? 30 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस अगले ने दे रखी है। और F अपन को दे रखा है, F दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब अपन चिन्ह परिपाठी लगाएं तो देखो चिन्ह परिपाठी से F बराबर कितनी होगी दोस्तों? ये प्रकाशीय किरण इधर से आपतित हो रही है, ये वाली दूरी इस डायरेक्शन में है तो F बराबर हो गया +10 सेंटीमीटर। और इमेज किधर बन रही है दोस्तों? इधर बन रही है। आपतित किरण की दिशा ये है, इमेज इधर बन रही है तो अपन उल्टा चलेंगे तो V बराबर कितना हो गया दोस्तों? -30 सेंटीमीटर। कितना हो गया दोस्तों? 30 सेंटीमीटर। लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस सूत्र क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। सारी वैल्यू पुट कर दें तो -1/30, ठीक है भाई।
u अपन को कैलकुलेट करना है, तो -1/u इक्वल्स टू क्या हो गया 1/10, इम्प्लाइज दैट -1/u इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/30। दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो -1/u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, यानी 3 + 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों 4/30, यानी u बराबर कितना आ गया -30/4। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो u बराबर माइनस का 7 चौक 28 यानी माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि फोकस लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है भाई 7.5 सेंटीमीटर पीछे पड़ा हुआ है। तो इधर पड़ा हुआ है, माइनस का निशान आया कि इधर है भाई, बाईं तरफ है जिधर से प्रकाश आपतित हो रहा है, और नेगेटिव आ गया तो अपन को u की वैल्यू अपन को पता चल गई दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं अतः बीम है वो लेंस के सामने कितनी दूरी पर, 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ा है, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करें m, मैग्निफिकेशन क्या है, अपन ने पढ़ा था HI/HO, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है दोस्तों V/U होता है लेंस के लिए प्लस का निशान आता है, मिरर के लिए माइनस का निशान आता है। अपन ये वैल्यू पुट करें तो देखो ध्यान से, m बराबर क्या होगा HI/HO बराबर v अपने पास में कितना है दोस्तों -30 सेंटीमीटर, तो -30 सेंटीमीटर, u कितना है -7.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 गुणा 10/75, इसको 5 से अपन काट दें, 15 5 75, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया दोस्तों 4, यानी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 4 गुना बड़ा बनेगा दोस्तों। कितना बनेगा 4 गुना। तो अपन कह सकते हैं प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से 4 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है दोस्तों 4 गुना बड़ा है। तो अपन जब भी लेंस से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों लगाएं तो सबसे पहले अपन को डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम के हिसाब से अपन को कैलकुलेशन, डायग्राम प्लस चिन्ह परिपाटी इंपॉर्टेंट, यदि आपको समझ में आ गई तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक और करते हैं दोस्तों, क्या है कि 25 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, क्वेश्चन नंबर 2, 25 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई की, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, क्या दोस्तों एक उत्तल लेंस के सामने रखी है। क्या रखी है, एक उत्तल लेंस के सामने रखी है। यदि बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, यदि बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी याद करो। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी याद करो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है दोस्तों। इसमें ना अगले ने प्रतिबिंब की दूरी पूछी है, ना अगले ने बिंब की दूरी पूछी है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है दोस्तों। और इस क्वेश्चन को अपन सही से कर भी लेते हैं, लेकिन ऑप्शन से अपन इसको गलत कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन को आपने नीचे ध्यान से नहीं पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ते ही आप खुश हो गए कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन नीचे यदि आपको क्या पूछा है, वस्तु, यानी वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछी है दोस्तों, तो ये इसको अपन को ध्यान से करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि भाई क्या चीज दी हुई। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले उत्तल लेंस है, तो ये लो मैं उत्तल लेंस बना देता हूं दोस्तों। ये लो उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष हो गई और ये इसकी अपवर्तक लाइन होगी। क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज दे दी, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, यानी HO अपन को दे दी दोस्तों 25 सेंटीमीटर।
प्लस का 25 सेंटीमीटर, क्योंकि अपन इसको मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ ही रखेंगे जब भी अपन वस्तु को रखते हैं, तो ये रख दी। ठीक है, वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी दोस्तों कितनी है प्लस, तो प्लस का 330 सेंटीमीटर। वैसे भी अपन देखें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और वैसे अपन चिन्ह परिपाठी लगाएंगे तो भी ये क्या आ जाएगी दोस्तों, प्लस आ जाएगी। फिर क्या पूछी है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो एच आई, इस पे मैं ना तो प्लस लगा रहा हूं न माइनस लगा रहा हूं, अपन देखेंगे प्रतिबिंब बनेगा कैसे। तो मैंने 50 सेंटीमीटर ये चीज आपको दे दी। क्या ज्ञात करनी है अपन को दोस्तों, v कैलकुलेट करना है, अपन को दोस्तों u कैलकुलेट करना है, कि v और u अपन दोनों को कैलकुलेट करना है, और फिर अपन को बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इसके सामने जैसे ही वस्तु ऐसे रखेंगे अपन, तो क्या होगी कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ये यहां से चली जाएगी, और मोस्टली जो अपने पास में प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, उल्टा ही बनेगा। तो अपन ये मान के चलते हैं कि भाई एच आई, एच 25 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, तो एच ओ दोस्तों कितना हो गया, एच ओ प्लस का 25 सेंटीमीटर हो गया, एफ अपने पास में कितनी है प्लस का 30 सेंटीमीटर हो गया, और एच आई जो इमेज है वो उल्टी बन रही है तो माइनस का 50 सेंटीमीटर बन गया। अब अपन मैग्निफिकेशन जानते हैं, एम इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, एच आई अपॉन एच ओ बराबर कितना है, वी अपॉन यू है, और ये प्लस में ही होता है, तो अपन कैलकुलेट करें एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ, तो एच आई कितना माइनस का 50 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया दोस्तों 25 सेंटीमीटर, तो एम बराबर कितना आ गया माइनस का 2। कितना आ गया, मैग्निफिकेशन है वो माइनस का 2 आ गया। अब m और इसमें जानते हैं अपन f बटे f प्लस यू होता है दोस्तों। मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, f अपॉन एफ प्लस यू। जब भी अपन ने लेंस का फॉर्मूला पढ़ा था तो ये अपन ने ये रूप भी उसका पढ़ा था। m मैग्निफिकेशन क्या होता है, f अपॉन एफ प्लस यू। इसमें वैल्यू पुट करें अपन तो -2 बराबर फोकल लेंथ 30, और 30 प्लस क्या हो गया दोस्तों u आ गई। और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो देखो माइनस के 60 माइनस के 2u बराबर कितना हो गया दोस्तों 30, और 60 उधर जाएगा तो माइनस का 2u बराबर कितना हो जाएगा 90, तो u बराबर कितना हो गया माइनस का 45 सेंटीमीटर। u बराबर कितना आ गया माइनस का 45 सेंटीमीटर, यानी ये वाली दूरी कितनी आ गई दोस्तों 45 सेंटीमीटर आ गई। अब अपन को v कैलकुलेट करना है तो अपन जानते हैं m बराबर क्या हो गया v अपॉन यू। यहाँ से देखो -2 और v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, u बराबर कितना आ गया दोस्तों माइनस का 45 आ गया। इसको वजन गुणा करें तो v बराबर क्या हो गया -2 गुणा माइनस का 45 यानी माइनस माइनस यानी 90 सेंटीमीटर। कितना हो गया दोस्तों 90 सेंटीमीटर। प्लस का है, प्लस का है, इसका मतलब दोस्तों ये वाली दूरी कितनी हो गई प्लस है यानी 90 सेंटीमीटर। अब अपन को क्वेश्चन क्या पूछा है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है दोस्तों। अतः अपन कह सकते हैं वस्तु तथा प्रतिबिंब, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों v प्लस यू, यानी v और दोनों प्लस, यानी 45 प्लस 90 बराबर कितनी हो जाएगी 135 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा। आपको ऑप्शन में 45 भी मिलेगा, आपको ऑप्शन में ऑप्शन ए आपको ऐसे ही मिलेगा दोस्तों 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मिलेगा आपको 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपको मिलेगा 120 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी मिलेगा आपको 135 सेंटीमीटर। यदि क्वेश्चन आपने सही सही कर लिया लेकिन ये लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ी, मान लो आपने यही पढ़ के छोड़ दी प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो आप क्या करोगे इसको 90 सेंटीमीटर करके आ सकते हो, और थोड़ी सी ना समझ के कारण अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। पिछली बार जैसे 10वीं की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और बहुत से बच्चों ने ये गलत किया था, ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे। इसका आंसर दोस्तों कितना होगा डी बराबर 135 सेंटीमीटर। ऐसे कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाँ मान लो इसी क्वेश्चन में ये आपके ऑप्शन में नहीं है, ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तब अपन दूसरी स्थिति क्या ले सकते हैं। ये तो जो अपन ने प्रतिबिंब लिया था दोस्तों m बराबर अपना नेगेटिव आया था, इसका मतलब ये क्या था वास्तविक और उल्टा था। क्या था वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब था। यदि ये इसको अपन +2 मान के करते हैं तो भी इसकी क्या हो सकती थी अलग कैलकुलेशन हो सकती है। अपन मान सकते थे कि प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों आभासी बन सकता है और सीधा बन सकता है, लेकिन इसमें तो क्या कह दिया
पहले उत्तल लेंस की बात दे दी, तो उत्तल लेंस में तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, आभासी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है। यदि अपन +2 की कैलकुलेशन मान के दोस्तों इसको करेंगे तो वहां से भी इसकी दूरी ऑप्शन अलग हो सकता है। जैसे +2 बराबर अपन माने तो 30/30 प्लस क्या हो सकता है दोस्तों u, यहां से मान लें अपन, और यहां से अपन u की कैलकुलेशन करें तो u बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों -15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर। फिर m बराबर यहां से v/u की बात करें अपन तो कितना हो जाएगा? v बराबर यानी 2 + 2 और v -15 तो कितना हो गया? v बराबर कितना आ गया दोस्तों? -30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो v 30 सेंटीमीटर आ गया, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? ये तो होगी 15 और ये इधर आता भाई माइनस में ही आ रहा है तो इधर ही आएगा, माइनस में इधर आ गया तो दोस्तों कितनी हो जाएगी? ये 30, तो ये तो 15, तो ये दूरी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाता। कहने का मतलब ये बीच की दूरी कितनी होती? 15 सेंटीमीटर। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। थोड़ा भी यदि क्वेश्चन को घुमा दिया तो गलत हो सकता है। यहाँ -2 है, इसका मतलब इमेज अपन ने कैसी मानी है? वास्तविक और उल्टी मानी है, जबकि इमेज क्योंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस से दोस्तों दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है। यदि अपन आभासी लें तो ये मैग्निफिकेशन दोस्तों कितना हो जाएगा? +2। यहाँ से अपन u की वैल्यू निकालें तो -15 सेंटीमीटर, m बराबर v/u, यहाँ से v निकालें तो -30 सेंटीमीटर। जैसे ही v -30 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों तो जिधर वस्तु पड़ी है उधर ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब अपन को क्वेश्चन में पूछा है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की, यानी अपन को ये दूरी पूछी है, तो -30 में से 15 चले गए, 30 में से 15 चले गए तो दोस्तों कितना आंसर हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्ट ये है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 45 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है दोस्तों 30 सेंटीमीटर। तो ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है 135 का, तो अपन ये कहेंगे कि क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन दोस्तों ये इसमें ऑप्शन है, यानी इसका आंसर क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब और बिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को अपन को बहुत समझ के, यानी थ्योस के साथ क्वेश्चन करना है, नहीं गलत होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सुई है, क्वेश्चन नंबर 3, एक सुई को लेंस से 45 सेंटीमीटर, एक सुई को लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। एक सुई को लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस को पहचानिए कि भाई कौन सा लेंस है, पहचानिए तथा इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा यदि सुई का आकार 5 सेंटीमीटर है? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा यदि सुई का आकार 5 सेंटीमीटर? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा यदि सुई का आकार दोस्तों कितना है? 5 सेंटीमीटर अपन को दे रखा है। अपन सॉल्यूशन में आए, सॉल्यूशन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। एक सुई को लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर, यानी सुई अपनी वस्तु है दोस्तों, और जब तक कोई स्पेशल कंडीशन नहीं आए तब तक अपन मान के चलते हैं कि हमेशा वस्तु को अपन लेंस के बाईं तरफ ही रखते हैं। तो इसको अपन बाईं तरफ रखें तो u बराबर कितना हो गया दोस्तों? लेंस अपन मान सकते हैं और
बाईं तरफ यदि अपन ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो u को चिन्ह परिपाटी से अपन क्या कह सकते हैं, माइनस का 45 सेंटीमीटर, क्या कह सकते हैं, तो माइनस का 45 सेंटीमीटर रखने पर प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर दूसरी ओर बनता है, तो दूसरी ओर बनता है तो अपन उत्तल लेंस को मान के चलें तो 90 सेंटीमीटर, प्लस का 90 सेंटीमीटर आ गया। एफ अपन को कैलकुलेट करनी है, ठीक है, H2 अपन को कैलकुलेट करनी है या HI अपन को कैलकुलेट करनी है, और HO अपन को दोस्तों दे रखा है कितना, प्लस 5 सेंटीमीटर। ये प्लस का 5 सेंटीमीटर क्योंकि वस्तु के ऊपर की ओर इसको अपन रखेंगे, ठीक है। अब अपन लेंस सूत्र लगा देते हैं। लेंस का सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू दोस्तों कितना है, 1/f। तो यहां से अपन बात करें तो क्या हो गया, इंप्लाइज दैट 1/90 v का मान रख दिया, u का मान रख दें तो कितना हो गया दोस्तों, 1/45 इक्वल्स टू 1/f। इसको अपन सोल्व करें तो 1 + 2/90 बराबर 1/f। तो f बराबर कितना आ गया दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया, जो अपन लेंस यूज में लेंगे f 30 सेंटीमीटर आ गया, और f जो 30 सेंटीमीटर आया वो धनात्मक आया है। धनात्मक आया है तो दोस्तों लेंस क्या हो गया, कौन सा हो गया, उत्तल। कौन सा लेंस हो गया, उत्तल। तो एक क्वेश्चन तो अपना यही खत्म हो गया कि ऑप्शन आ जाए उत्तल होगा, अवतल होगा, और कोई कौन सा, कोई समतल होगा, कौन सा लेंस हो गया। तो f बराबर 30 सेंटीमीटर आ गया, तो लेंस हो गया उत्तल। अब अपन बात करें मैग्नीफिकेशन की, तो m बराबर HI/HO बराबर v/u। भाई लेंस के लिए ये है आवर्धन का सूत्र है, वैल्यू पुट करें तो HI/+5 सेंटीमीटर और v आ गया अपने पास में 90, और ये क्या हो गया दोस्तों, माइनस का 45। भाई v है धनात्मक है, u 45 हो गया, तो इसको अपन सोल्व करें तो HI बराबर कितना होगा, 90 × 5/45। 2 कट गया, माइनस का निशान आ गया, यानी इस माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया, S2H हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या कहाँ बना हुआ है भाई, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ, क्योंकि माइनस आया है, वस्तु है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आया है तो उल्टा बन गया। तो प्रतिबिंब क्या बन गया दोस्तों, प्रतिबिंब उल्टा। उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक है, और ये 10 सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कितना है, दुगुना। क्या है, दुगुना दोस्तों, दुगुना है, यानी आवर्धित है। ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। m का मान अपन बात करें तो m बराबर HI/HO और बराबर माइनस का 2 आएगा, यानी m लेस देन 0 है दोस्तों। m लेस देन 0 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इस हिसाब से दोस्तों अपन को लेंस पर आधारित क्वेश्चनों को अपन को करना है। अपन ऐसे ही आगे इन क्वेश्चनों को आप लोग करते रहो। जो भी कोई प्रॉब्लम आए वो आप ग्रुप में इसको या कमेंट में मेरे को बता सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अपन आगे अपने टॉपिकों को बढ़ाते हैं दोस्तों। और एक सिंपल सी बात कि मैंने आपको जब लेंस सूत्र बताया तो मैंने लेंस मेकर फॉर्मूले से ही सूत्र बता दिया था। मैंने क्या बताया था कि मैंने ये बताया था कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू अपना सूत्र आया था म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दोस्तों ये लेंस मेकर फॉर्मूला आया था, और आपको याद हो तो डायरेक्ट अपन ने इनको रख दिया था 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या था, लेंस मेकर फॉर्मूला। और यहाँ से जो अपन ने 1/f रखा था 1/v माइनस 1/u आया गया था, और इसको मैंने कहा था लेंस सूत्र। तो दोस्तों इसको मैं डिराइव करवा देता हूँ लेंस सूत्र। देखें कि ये कोई उत्तल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है दोस्तों, ठीक है। और इस पे मैंने क्या रख दिया, कोई वस्तु रख दी AB। ये इसका F हो गया, ये इसका 2F1 और इधर मैं मान लेता हूं F2, और ये दोस्तों कितना हो गया 2F2, ठीक है। यहां से प्रकाशीय किरण सीधी गई। अपना हेडिंग है लेंस सूत्र का व्युत्पन्न। लेंस सूत्र को अपन व्युत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सीधी गई प्रकाशीय किरण, इसकी हाइट HI/HO ऑब्जेक्ट है, तो मुख्य फोकस से चलेगी, और दूसरी दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर से गई तो ये यहाँ से चलेगी, और यहाँ क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। इसको अपन क्या कहेंगे, AB डैश और A डैश, ठीक है दोस्तों।
यहाँ एक बात अपन क्लियर कर दें, ये ए बी है, ये जो इमेज है वस्तु है इसकी दूरी है वो u है, प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों v है और इसकी फोकस दूरी दोस्तों कितनी है f है। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ d, और ये अपन मान के चल रहे हैं कि जितना ए बी है उतना ही दोस्तों कितना है d है, ठीक है। और ये अपन ने नाम दे दिया o। तो अपन इसका व्युत्पन्न करना चाहें तो यहाँ देखो दो त्रिभुज हैं दोस्तों, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, और दूसरा त्रिभुज ए बी ओ। दो त्रिभुज हैं दोस्तों, एक तो ए बी ओ और एक ए डैश बी डैश ओ। दो त्रिभुज हो गए दोस्तों। यहां से ध्यान से देखो कि इन दोनों त्रिभुजों में कोण बी बराबर कोण बी डैश बराबर तो क्या है दोस्तों 90 डिग्री, यानी दोनों कोण बराबर है। दूसरी ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, यानी अपन ये कहें कि कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, इसको अपन सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं, सम्मुख कोण है। और दोनों के अपन आधार देखें दोनों त्रिभुजों के, तो इनके आधार दोस्तों एक ही लाइन पे हैं, तो अपन ये क्या क्या कह सकते हैं, अतः है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ क्या है, समरूप हैं। क्या है दोस्तों, समरूप है, एक जैसे हैं। तो एक जैसे हैं तो एक का लंब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इस त्रिभुज के लंब को इस त्रिभुज के लंब से डिवाइड कर दिया, बराबर आधार को दोस्तों अपन आधार से बी डैश ओ बराबर क्या हो गया बी ओ, डिवाइड कर देते हैं, इसको समीकरण नंबर अपन रख देते हैं 1। समझ में आ गया। यदि त्रिभुज समरूप है दोस्तों तो लंब को लंब से, आधार को आधार से, कर्ण को कर्ण से डिवाइड कर दें तो इनका सबका रेशियो क्या आएगा, समान आएगा। ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, तो अपन ने इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज है अपने पास में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, इसको अपन एफ मान रहे हैं। और दूसरा दोस्तों क्या हो गया, एंड त्रिभुज ओ डी एफ, क्या मान रहे हैं, ओ डी एफ, ये रहा ओ डी एफ। तो इसमें भी देखो ये कोण इस कोण के बराबर है भाई, तो देखो इसमें देख लिया कोण ओ एफ डी बराबर कोण बी डैश एफ ए डैश, ये कौन से कोण है भाई, सम्मुख। कौन से कोण है दोस्तों, सम्मुख कोण है। और इसमें कोण ओ बराबर कोण बी डैश बराबर कितने हैं, 90 डिग्री हैं। अतः है ये त्रिभुज यानी ए डैश बी डैश एफ एंड त्रिभुज ओ डी एफ भी समरूप है। क्या है दोस्तों, समरूप है। समझ में आ गई बात कि ये त्रिभुज समरूप है और इधर ये त्रिभुज भी समरूप है। तो इसके लंब को यानी ए डैश बी डैश अपॉन, इसका लंब है ए डैश बी डैश और इसका लंब क्या है दोस्तों ओ डी, तो ओ डी बराबर इसका आधार कितना है बी डैश एफ और इसका आधार कितना है दोस्तों ओ एफ। इसको समीकरण नंबर अपन 2 कर देते हैं। यदि अपन ध्यान से देखें तो ये क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश ओ अपॉन बी ओ, यह है ए डैश बी डैश अपॉन ओ डी बराबर बी डैश अपॉन ओ एफ। यहां से ध्यान से देखें चित्र से, तो ए बी की जितनी हाइट है दोस्तों उतनी किसकी हाइट है, ओ डी की हाइट है। तो अपन यहां से इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को अपन ध्यान से देखें तो ये क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये भी क्या है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो ये दोनों इक्वेशन को अपन दोस्तों क्या कर दें, बराबर कर दें। तो बराबर करने पर देखो क्या होगा, बराबर करने पर होगा बी डैश एफ अपॉन ओ एफ बराबर बी डैश ओ अपॉन बी ओ, यह समीकरण नंबर आ गया 4। अब इसमें अपन ध्यान से देखें चित्र में कि अपने पास में कौन कौन सी दूरी है। तो देखो बी ओ अपने पास में है, वस्तु की दूरी है, ओ बी डैश भी अपने पास में है भाई, बी डैश ओ ये प्रतिबिंब की दूरी है वो भी अपने पास में है, ओ एफ भी अपने पास में है, लेकिन बी डैश एफ अपने पास में नहीं है। तो बी डैश एफ बराबर अपन क्या लिखें, बी डैश एफ बराबर दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, अपन को ये वाली दूरी चाहिए, तो बी डैश एफ को मैं लिख सकता हूं बी डैश ओ माइनस एफ ओ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बी डैश ओ माइनस एफ ओ। तो यहां से उस समीकरण क्या हो गया, बी डैश ओ माइनस एफ ओ बटे ओ एफ बराबर
बी डैश ओ बटे बी ओ। ठीक है भाई, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे अपन, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी। तो देखो बी डैश ओ, बी डैश ओ का मतलब ये वाली दूरी, तो आपतित किरण की दिशा में है, जैसे आपतित प्रकाश की किरण ऐसे हो रही है और अपन दूरी को ऐसे मेजर कर रहे हैं, सभी दूरियों को लेंस के प्रकाशी केंद्र से मेजर किया जाएगा दोस्तों। तो बी डैश ओ बराबर कितना हो गया, प्लस वी, ऐसे ही बी ओ माइनस का यू, बी ओ क्या हो गया, माइनस का यू, और फोकस दूरी यानी ओ एफ बराबर कितना हो गया दोस्तों, प्लस एफ। ये सारी वैल्यू किस में रख दो, समीकरण 5 में, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो रख दें तो क्या होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, क्या हो गया, इंप्लाइज दैट बी डैश ओ यानी प्लस वी माइनस का एफ हो, तो माइनस का एफ बटे एफ बराबर बी डैश ओ यानी प्लस का वी और बटे माइनस का यू। इसको अपन वज्र गुणा करें तो माइनस का यू वी प्लस का यू एफ और बराबर क्या हो गया दोस्तों, वी एफ। ठीक है, इस पूरे समीकरण को अपन किससे, u गुणा वी गुणा एफ से भाग देने पर, भाग दे दिया तो क्या हो गया, इसको भाग देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस यू वी बटे यू वी एफ प्लस का यू एफ बटे यू वी एफ बराबर वी एफ बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, यू वी एफ। तो देखो क्या कट गया, यू वी से कट गया तो माइनस का 1/f प्लस का यू एफ कट गया तो 1/v, और ये क्या बच गया दोस्तों, वी एफ कट गया तो 1/u। अब इसको तो इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया, 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो गया, 1/f। यही क्या है, लेंस सूत्र है। तो एक तो अपन ने डायरेक्ट वहां से लिख दिया था, और एक दोस्तों अपन ने किससे, ये उत्तल लेंस से अपन ने क्या कर दिया, उत्तल लेंस का बनाकर और अपन ने क्या कर दिया, लेंस सूत्र को व्युत्पन्न कर दिया। यहां से अपन आवर्धन और देख लें, आवर्धन क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। तो m बराबर एच आई अपॉन एच ओ बराबर, तो एच आई, अब दोस्तों अपन ध्यान से देखें, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, यहां भी चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो देखो एच ओ बराबर क्या है दोस्तों, प्लस एच ओ, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है। एच आई बराबर क्या है, माइनस का एच आई, क्योंकि भाई मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है। ठीक है, अब अपन बात करें इसकी समीकरण ये वाला, भाई ए डैश बी डैश, तो m बराबर क्या हो गया दोस्तों, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर क्या है, बी डैश ओ अपॉन बी ओ। इंप्लाइज दैट, इसकी चिन्ह परिपाटी ये रही बी और बी डैश, तो m बराबर क्या है, ए डैश बी डैश यानी माइनस का एच आई अपॉन एच ओ बराबर प्लस का v बटे माइनस का u। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, और यहां से मतलब इसकी मैग्निफिकेशन क्या आ गई लेंस की, m बराबर एच आई अपॉन एच ओ और बराबर प्लस का v अपॉन यू। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेंस का जो आवर्धन है दोस्तों वो धनात्मक होता है, जबकि मिरर में यहाँ पर ये जो चिन्ह है वो माइनस आएगा और लेंस में ये चिन्ह क्या आएगा दोस्तों, प्लस आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से अपन लेंस सूत्र और इस हिसाब से अपन आवर्धन सूत्र दोनों अपन ने किससे, उत्तल लेंस से दोस्तों व्युत्पन्न कर लिया है। अब अपन आगे अपना टॉपिक है प्रिज्म के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि प्रिज्म क्या होती है। हाँ, एक चीज मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूं प्रिज्म से पहले, कि जब भी अपन लेंस पर श्वेत प्रकाश को आपतित करवाते हैं दोस्तों, तो एक लेंस में अपन ने दोष पढ़ा था गोलीय विपथन का, ये पहले पढ़ लिया था अपन ने गोलीय विपथन का दोष लेंस में, जो उपाक्षी और प्राक्षी किरणों के कारण आया था दोष। दूसरा कि ये कोई लेंस है दोस्तों और इस लेंस पर अपन जो प्रकाशीय किरण है वो श्वेत प्रकाशीय किरणों को आपतित कर रहे हैं दोस्तों। किस किरणों को? श्वेत प्रकाशीय किरण। ये व्हाइट लाइट क्या है दोस्तों? श्वेत प्रकाश है। व्हाइट लाइट का मतलब इसमें VIB GYOR ये 7 जो प्रकाश की तरंगे हैं, रंग है, वो सारे इसमें कंबाइंड है, क्योंकि इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है दोस्तों? व्हाइट लाइट कहलाती है।
तो जैसे ही ये प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होंगी, अब बात क्या होगी कि भाई अलग अलग कलर के लिए लेमड़ा अलग अलग है, लेमड़ा सबके लिए क्या है, अलग अलग, लेमड़ा अलग अलग है। तो अपन जानते हैं कि डेल्टा समानुपाती म्यू और व्युत्क्रमानुपाती किसके, 1/λ कि जो पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्घ्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये विचलन है। तो यहां से जैसे प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो साथ साथ निकल सकती हैं, साथ साथ निकलेंगी। तो अपन दो की बात करें, एक तो वॉयलेट की और एक रेड की बात कर लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो वॉयलेट की लेमड़ा कम है, लेमड़ा कम है, इसका मतलब म्यू क्या है, वॉयलेट का ज्यादा है, यानी बैंगनी रंग है वो लाल रंग से ज्यादा सघन है। ज्यादा सघन है तो दोस्तों क्या होगा कि यदि इमेज यहां बने तो ये तो इमेज बन गई किसके लिए, बैंगनी कलर के लिए। किसके लिए बन गई दोस्तों, बैंगनी के लिए। और इसके आगे क्या बन जाएगी, रेड कलर के लिए। भाई वस्तु एक ही है लेकिन इनकी इमेज है वो अलग अलग फोकस पे बन रही है। तो इसके कारण, इन कलर के कारण इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण विपथन। क्या कहते हैं, वर्ण विपथन कहते हैं कि भाई इमेज है वो इस हिसाब से नहीं बननी चाहिए, सिंगल सिंगल बननी चाहिए। लेकिन ये दोस्तों क्या है, लेंस में एक दोष और आ गया। तो लेंस में एक दोष तो वर्ण विपथन आ गया, एक अपन ने पढ़ लिया गोलीय विपथन। ये अपने काम में आएंगे दोनों दोष, लेंस के दोष हैं ये। तो अपन क्या कहेंगे कि श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किसी वस्तु लेंस द्वारा प्रतिबिंब बने तो रंगीन, प्रतिबिंब कैसा होते हैं दोस्तों, रंगीन और अस्पष्ट होते हैं। श्वेत प्रकाश जब किसी लेंस पर आपतित होता है तो यहां से जो प्रतिबिंब बन रहे हैं दोस्तों वो अस्पष्ट और रंगीन होते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के इस दोष को अपन क्या कहते हैं, वर्ण विपथन कहते हैं। यह दोष इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये मैंने बता दिया कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है तथा इस कारण लेंस की फोकस दूरी, यानी अपन मानते हैं कि 1/f = μ-1 और 1/r1 - 1/r2 है दोस्तों। यहाँ से 1/f μ-1 के यानी फोकस दूरी है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है और अपवर्तनांक है वो लेमड़ा के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फोकस दूरी जैसे लेमड़ा लाल कलर के लिए लेमड़ा सबसे अधिक, तो फोकस दूरी उसकी सबसे अधिक और म्यू उसके लिए क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो लाल कलर तो आगे जाएगा और बैंगनी कलर पहले ही क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। चूंकि अपन मान सकते हैं बैंगनी रंग के लिए म्यू का मान क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा तथा लाल प्रकाश के लिए म्यू का मान क्या होगा, कम होगा। अतः लेंस के समीप यहां पर बैंगनी रंग का इमेज बन जाएगी और यहां पर लाल रंग की इमेज बन जाएगी। तो एक ही वस्तु के कितने बन गए, अलग अलग इमेज बन गई। ये दो तो अपन ने डिस्कस कर लिए दोस्तों, इनके बीच में कितनी तरंगे हैं, इनके सब के लिए अलग अलग है। तो यहां पर अलग अलग प्रकार के क्या बन जाएंगे, इमेज बन जाएंगी। तो दोस्तों प्रतिबिंब क्या होगा, अस्पष्ट होगा और अपन को दिखाई नहीं देगा या कलर्ड दिखाई देगा। तो अपन ये कहेंगे कि ये जो दोष है वो दोस्तों क्या है, वर्ण विपथन का दोष है। किसका दोष है, वर्ण विपथन का दोष है। समझ में आ गया होगा। अब अपन दोस्तों बात करते हैं प्रिज्म की कि भाई प्रिज्म क्या है और किस हिसाब से ये वर्क करता है। मिटा देता हूं। हाँ दोस्तों, अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन बाय प्रिज्म है दोस्तों, कि जैसे ही कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर गिरेगी तो वह उसको, उस श्वेत प्रकाश को अलग अलग कलर में डिवाइड कर देगी। लेकिन उसका डेविएशन अपन कैसे मालूम करें, तो उसके लिए अपन को थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिज्म कि प्रिज्म है क्या। तो सिंपल सी बात है कि दो आयताकार फलक ऐसे अपन जोड़ दें, इन फलकों को ऐसे, ये एक आयताकार फलक हो गया और इसके साथ में दूसरा आयताकार फलक हो गया दोस्तों ये, और इनको अपन ने ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो आयताकार फलकों के बीच का समांगी माध्यम क्या हो गया दोस्तों, प्रिज्म हो गया, जिनका अपवर्तनांक क्या होगा, एक सिंगल होगा। एक आयताकार फलक अपन बात करें ABCD और एक बात करें अपन ABPQ, इनको अपन ने मिला दिया तो एक समांगी माध्यम बन गया, जिसको अपन दोस्तों क्या कह रहे हैं, प्रिज्म। अपनी लेबोरेटरी में भी ऐसी प्रिज्म है, ऐसी प्रिज्म का अपन स्टडी करते हैं। अब देखो दोस्तों, प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये कोई प्रिज्म है, इसको मैंने, ये 2D में है, इसको मैंने सिंगल डी में यहाँ पे बना लिया दोस्तों। ये जो लाइन है
ये प्रिज्म की अपवर्तक लाइन कहलाती है और ये कोण दोस्तों क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। इसको अपन मान लिया और ये कोण क्या है दोस्तों, प्रिज्म कोण, यानी ABC एक प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म से अपन अपवर्तन की बात कर रहे हैं दोस्तों। भाई प्रिज्म हो गया कि दो आयताकार फलकों के बीच में एक ऐसा समांगी माध्यम जो किसी कोण पर ये झुके हुए हैं और अपवर्तक पृष्ठ अपवर्तन के लिए क्या है, रेडी है। तो ऐसी व्यवस्था को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म को मैंने 1D 2D मतलब एरिया ले लिया, ये 3D में है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों अपवर्तन की, प्रिज्म से अपवर्तन, ठीक है। यहां AB एक फेस है और यहां पर दोस्तों मैंने लंब डाल दिया, इस AB फेस पर लंब डाल दिया और इस पर मैंने प्रकाश की किरण को किसी को आपतित करवा दी। PQ प्रकाश की किरण है, ये यहां पर आपतित हो रही है। ये इसका आपतन कोण मान लिया अपन ने I1। कितना मान लिया दोस्तों कि I1 आपतन कोण पे कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। जब प्रकाश की किरण है, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक अपन ने म्यू मान लिया, या आप n भी मान सकते हो। अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट कर दो, चाहे n से डिनोट कर दो। जैसे ही प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी दोस्तों, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ये यहाँ पर आ गई, आपतित हो गई। यहाँ पर जैसे आपतित हो गई, मैंने एक अभिलंब और बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों, एक अभिलंब और बना दिया। इस कोण को अपन ने मान लिया R1, इस कोण को दोस्तों कितना मान लिया, R2, ठीक है। और इसको अपन नाम दे देते हैं, कोई भी पॉइंट N दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस कोण को अपन मान लेंगे बाद में। जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी दोस्तों, तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी और ये अपने पास में क्या आ गई, पारगमित किरण आ गई। ये आपतित है, ये किरण दोस्तों कौन सी है, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। ये अभिलंब है N', इसको अपन M' नाम दे सकते हैं। और ये कौन सी किरण है भाई, अपवर्तित। क्या है दोस्तों, अपवर्तित किरण। इसको भी अपन अपवर्तित बोल सकते हैं या पारगमित भी बोल सकते हैं, पारगमित किरण। इस कोण को या तो आप I2 नाम दे दो, या दोस्तों कोण E नाम भी दे सकते हो, इमर्जेंट कोण। क्या दे सकते हो, इमर्जेंट कोण। ये किरण है वो अपवर्तित किरण है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो, यदि मान लो दोस्तों इस आपतित किरण की बीच में ये प्रिज्म नहीं होता, तो ये आपतित किरण अपनी पथ पर ऐसे चलती। भाई प्रिज्म नहीं होता तो ये अपनी ओरिजिनल पथ में जाती, लेकिन प्रिज्म होने के कारण दो फेसों से इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, जिसके कारण ये कहां पर चलेगी, यहां पर चलेगी। PQ, इसको अपन नाम देते थे R और इसको नाम दे देते हैं S, ठीक है दोस्तों। तो अब ये चलेगी, तो यहां से इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये दोस्तों ये कौन सा जो कोण आ गया, वो है विचलन कोण। क्या है दोस्तों, विचलन कोण। क्या है, विचलन कोण। ये अपने प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है। ये R1 हो गया, ये I1 है, ये R1 है, ये R2 हो गया दोस्तों, इसको अपन I2 मान रहे हैं। अब पहली फेस पे ध्यान से देखें अपन कि AB फेस से यदि ये तरंग नहीं होती, ये इधर झुकी हुई होती है, तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होता, तो लेकिन ये R1 के बराबर है, तो दोस्तों ये प्रथम विचलन हो गया इसका। भाई ये प्रिज्म नहीं होता तो ये किरण इधर आती, भाई इस डायरेक्शन में आती है, लेकिन इस प्रिज्म के कारण ये किधर चलेगी, इधर चलेगी, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो यहां से Δ1 प्रथम विचलन क्या हो गया दोस्तों, I1 माइनस R1। या अपन ये कह सकते हैं कि ये पूरा कोण इसके बराबर है, तो अपन ये कह सकते हैं I1 बराबर क्या है दोस्तों, Δ1 प्लस R1। तो यहां से Δ1 बराबर क्या हो गया, I1 माइनस R1। ये प्रथम विचलन है। क्या है दोस्तों, प्रथम विचलन, ठीक है भाई। और ये जो है ये क्या है दोस्तों, Δ2, ये द्वितीय विचलन है। तो यहां से अपन देखें तो देखो क्या है, I2 बराबर R2 प्लस Δ2। तो यहां से Δ2 बराबर क्या हो गया दोस्तों, I2 माइनस R2। ये क्या है, द्वितीय विचलन है। क्या है, द्वितीय विचलन है कि तो टोटल विचलन दोस्तों कितना हो गया, डेल्टा इक्वल्स टू Δ1 प्लस Δ2। ये जो डेल्टा है वो इन दोनों Δ2 के बराबर है, या तो वैसे बराबर है, या एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि किसी त्रिभुज के दो आंतरिक अंतः कोणों का मान एक बहिष कोण के बराबर होता है। यहाँ वो प्रॉपर्टी भी लग रही है दोस्तों। तो डेल्टा इक्वल्स टू अपने पास में क्या हो गया, Δ1 प्लस Δ2 बराबर मान रख दें, तो क्या हो गया, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। और इसको सोल्व करें तो I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस R2। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। इसको अपन समीकरण नंबर देते हैं दोस्तों 1। समझ में आ गई होगी बात। ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म से अपन अपवर्तन की स्टडी कर रहे हैं। मैंने जो प्रिज्म बनाया है दोस्तों वो समबाहु त्रिभुज के जैसा है।
आपतित किरण होगी, अपवर्तित किरण होगी, विचलन कोण अपन ने इसको निकाल लिया। सिंपल सी बात है। अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से अपन देखें तो देखिए AQNR या एक त्रिभुज देखो QNR, ध्यान से अपन देखें इस कोण को दोस्तों अपन मान लेते हैं थीटा। इस कोण को अपन ने क्या मान लिया? थीटा। तो अब देखिए अपन को एक फॉर्मूला चाहिए वैसे इससे, बाकी अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, एक फॉर्मूला अपन को चाहिए जिसको अपन को करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है क्योंकि डिस्पर्शन बाय प्रिज्म अपने सिलेबस में है तो अगला पूछ सकता है अपन को। तो देखिए दोस्तों बात अपन करें त्रिभुज, अपन बात करें त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। तो त्रिभुज QNR, किसकी बात कर रहे हैं अपन? त्रिभुज QNR में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यानी R1 प्लस थीटा प्लस R2 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया दोस्तों? R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण नंबर 2। ऐसे ही ये देखो एक चतुर्भुज बनेगा AQNR, चतुर्भुज AQNR। अपन को ये पता है कि चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं दोस्तों वो कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के। तो अपन ये मान सकते हैं A प्लस थीटा बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर कितना आ गया? 3। ये वाला कोण यानी A जिसको अपन प्रिज्म कोण बोल रहे हैं और ये कोण थीटा, दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। समीकरण 2 और 3 को अपन ध्यान से देखें दोस्तों तो आप देखो A प्लस थीटा कंपेरिजन कर लें, थीटा की जगह थीटा है, 180 डिग्री की जगह 180 डिग्री है, तो A बराबर कितना हो गया दोस्तों? R1 प्लस R2। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो अब अपना जो विचलन है डेल्टा, डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो गया? I1 प्लस I2 माइनस A। ये भी अपने काम का सूत्र है। क्या है? I1 प्लस I2 माइनस A, ये अपने काम का सूत्र है दोस्तों। ध्यान दे, यहां तक अपन समीकरण नंबर 5 तक आ गए। अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन ऐसी होती है कि वहां पर विचलन है वो न्यूनतम आए। क्या है दोस्तों? न्यूनतम विचलन आए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं दोस्तों। किसमें? विचलन कोण और आपतन कोण। किसमें? विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है अपने पास में इस हिसाब से। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर जो आपतन यानी I1 बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? I2। इसमें दोनों जो आपतन कोण है कौन कौन से? I1 और I2 दोनों का मान क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो इस स्थिति में इसको अपन क्या कहते हैं? डेल्टा M, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति होती है ये दोस्तों। किसकी स्थिति होती है? न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति होती है। और एक क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में जो प्रिज्म के अंदर वाली जो अपवर्तित किरण है दोस्तों, कौन सी किरण? अपवर्तित किरण, उसकी स्थिति क्या होती है? तो ये प्रिज्म का आधार है BC और ये अपवर्तित किरण है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में बोथ रे ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों किरणें क्या होंगी दोस्तों? एक दूसरे के समांतर होंगी, इनमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होगा। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपन कह सकते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हुआ दोस्तों? न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा? I1 बराबर I2 बराबर तो क्या होगा? I मानेंगे अपन, माना, ठीक है। और डेल्टा का मान कितना हो जाएगा? डेल्टा M हो जाएगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या मानेगा? डेल्टा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? डेल्टा। और R1 प्लस R2 बराबर क्या है? A है। तो यहां से ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, सब कुछ समांतर हो जाएगा A। तो यहां से R बराबर क्या आ गया दोस्तों? A/2। तो डेल्टा बराबर यहां से अपन बात करेंगे R/2। ये समीकरण नंबर 6। न्यूनतम विचलन की स्थिति में यहां से देखिए, न्यूनतम विचलन की स्थिति में यहां इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर रहा हूं। तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा M पर I की वैल्यू कितनी होगी? सेम टू सेम। तो I प्लस I और माइनस क्या हो गया? A। तो डेल्टा M बराबर कितना हो गया दोस्तों? 2I माइनस A। और यहां से 2I बराबर डेल्टा M प्लस A, यानी I बराबर क्या हो गया? A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। ये समीकरण नंबर हो गया 7। ये समीकरण नंबर हो गया 6। और जो ग्राफ है दोस्तों विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में, ये ग्राफ इस हिसाब से अपना आ गया।
ठीक है। अब मान लो इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो म्यू है या एन है, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। सिंपली लगा रहा हूं मैं, आई की वैल्यू अपने पास में है और आर की वैल्यू अपने पास में है दोस्तों, तो इसको अपन कैसे लिखें, implies that mu equals to sin a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और बट्टे साइन a बट्टे 2। इसे अपन क्या कहते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने का सूत्र या प्रिज्म सूत्र भी कहा जाता है इसको। साइन म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे साइन a बाई 2। ये बेटा कोण है, तो कोण कभी भी डायरेक्ट 2 से 2 मत काट देना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि कोण ऐसे कटते नहीं है। अब अपने जो काम का डिस्पर्शन में जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो क्या काम में आएगा, अपन मान लेते हैं यदि जो कोण है अपने पास में, जो प्रिज्म कोण है वो लेस देन क्या है दोस्तों, 10 डिग्री है। क्या है, 10 डिग्री है। तो अल्प कोण के लिए, किनके लिए, अल्प कोण के लिए या अत्यल्प कोण के लिए आपको पता है साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन बात करें, यहां से अपन दोस्तों बात करें तो देखिए इस फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, क्योंकि थीटा के बराबर क्या है, ये है, तो थीटा में कन्वर्ट हो गया, और नीचे वाला दोस्तों क्या हो गया, ए बटे 2। अब ये 2 से 2 कट गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, म्यू ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम, और यहां से डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, म्यू माइनस 1 इंटू ए। यानी ये कौन सी स्थिति आ गई, न्यूनतम विचलन की स्थिति आ गई दोस्तों। ये क्या है, न्यूनतम विचलन कौन है, डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये सूत्र अपन को डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑफ प्रिज्म में काम में आएगा, इसलिए अपन ने ये इतना फॉर्मूला डिस्कस किया है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल साथ के साथ ही अपन डिस्कस कर लें। अपने पास में ये 2 फॉर्मूले आ गए, इन पे 2 पे न्यूमेरिकल क्योंकि आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 डिग्री प्रिज्म कोण वाला पतला प्रिज्म, 5 डिग्री प्रिज्म कोण वाला पतला प्रिज्म, 5 डिग्री कोण वाला पतला प्रिज्म 3.2 डिग्री का विचलन करता है। का क्या करता है दोस्तों, विचलन करता है। ठीक है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो यहां से सिंपल है कि कितना 5 डिग्री है, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, ए म्यू माइनस 1। ठीक है भाई, तो इसको अपन कैलकुलेट करें तो देखिए विचलन कितना है, 3.2 डिग्री। तो देखो 3.2 डिग्री बराबर ए कितना है, 5 डिग्री, और क्या हो गया, म्यू माइनस 1। तो म्यू माइनस 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, म्यू माइनस 1 बराबर 3.2 डिग्री बटे 5 डिग्री। ठीक है, इसको अपन सोल्व करें, या अपन ये मान लें म्यू बराबर कितना हो गया, 3.2 बटे 5, या दशमलव मिटा दिया 50, और प्लस क्या हो गया 1। 32 में 5 का भाग देना है, तो 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंजो 30, 6 आ गया, और 0.5 भाई बच गए कितने, 2, और 4 पंजे 20, 6.4। तो ये म्यू बराबर कितना हो गया, 0.64 प्लस 1, तो म्यू बराबर दोस्तों कितना गया, 1.64। आंसर कि जो प्रिज्म है उसके कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है दोस्तों, सिंपल म्यू बराबर 1.64। समझ में आ गए। ऐसे ही क्वेश्चन और है जो इस प्रिज्म फॉर्मूला पे बेस्ड है, अपन करते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। प्रिज्म पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण समबाहु, एक प्रकाश किरण समबाहु, समबाहु का मतलब
जिसका कोण कितना हो दोस्तों 60 डिग्री हो। एक प्रकाश किरण समबाहु प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है, आपतित होती है कि आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर है। आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर है तथा ये प्रिज्म कोण का 3/4 है। प्रिज्म कोण का कितना है 3/4 है। विचलन कोण का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, विचलन कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है, और पदार्थ यानी क्या दे रखा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है। ये इतना क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि एक प्रकाश है किरण समबाहु प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर है तथा प्रिज्म के कोण का कितना है दोस्तों 3/4 है। समबाहु है, सॉल्यूशन समबाहु त्रिभुज है तो प्रिज्म कोण ए बराबर 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, म्यू बराबर कितना दे दिया अगले ने 1.5। दो चीज आ गई। अब अपने पास में क्या है, अपन ने देखा कि I1 और I2 दो आपतन और निर्गत कोण, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों दोस्तों क्या है बराबर, तो अपन मान सकते हैं I1 बराबर I2 और वो कितने हैं प्रिज्म कोण का 3/4। तो प्रिज्म कोण A है तो 3/4 इंटू A बराबर 3/4 गुणा 60 और कितना हो गया, इसको अपन शॉर्ट करें तो 15 चौके 60, 15 × 3 = 45। कितना है दोस्तों 45 डिग्री है। अब अपन सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू I1 + I2 - A। ये फॉर्मूला भी अपन ने लिखा है, I1 + I2 - R1 + R2। ये फॉर्मूला लिखा है। R1 + R2 को अपन ने क्या कहा था दोस्तों A कहा था। तो यहाँ से अपन बात करें विचलन कोण अपन को ज्ञात करना है। डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो गया 45 यानी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री और -60 डिग्री। तो दोस्तों कितना हो गया 90 डिग्री -60 डिग्री और बराबर 30 क्या हो गया उत्तर 30 डिग्री उत्तर आ गया। यानी बहुत सिंपल है, विचलन कोण ज्ञात कर लिया अपन ने। अब दोस्तों अपने सिलेबस में है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अपने सिलेबस में डिस्पर्सन ऑफ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो अपने सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अपनी बीएससी की जो ऑप्टिक्स है वहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों अपने एग्जाम में। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि जब जो प्रकाश है, और प्रकाश भी कौन सा श्वेत प्रकाश, डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको अपन बोलेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलेंगे दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बीएससी को भी कवर करेगा और 12वीं को भी कवर कर रहा है, वहां भी है टॉपिक और बीएससी की प्रैक्टिकल बुक में भी है। फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल करते हैं अपन चीनी के घोल वाला। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसको अपन बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे दोस्तों डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सबसे पहली बात है कि दृश्य प्रकाश, श्वेत प्रकाश है वो दृश्य प्रकाश है, यानी अपन बात करें कि दृश्य प्रकाश जो विजिबल लाइट है जो अपन को दिखने के काम में आती है, दृश्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। दृश्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है दोस्तों। और वो रंग क्या होते हैं 7 रंग, 7 रंग हैं VIBGYOR। क्या है दोस्तों विबग्योर है, ये बैंगनी है, वॉयलेट है, इंडिगो सुनहरा है, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला,
ऑरेंज नारंगी और रेड कलर क्या है दोस्तों, लाल रंग है। ठीक है, ये बात अपनी क्लियर होगी। हाँ, अपन दृश्य प्रकाश का या श्वेत प्रकाश का, दृश्य प्रकाश का या श्वेत प्रकाश का अपने प्रकाश का अपने 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 अवयवी रंगों में अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना, विभक्त होने की या विभक्त करने की घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का विक्षेपण। क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अब अपन बात करें कि प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण अपन को करना है, तो दोस्तों देखिए ध्यान से, ये प्रिज्म मैं बना रहा हूं, ये प्रिज्म हो गया ABC, ये प्रिज्म होगी दोस्तों। और यहां से अभी अपन ने पढ़ा है विचलन कोण, विचलन कोण, और विचलन कोण के लिए अपन बात करें तो डेल्टा M न्यूनतम विचलन कोण का मान μ-1 इंटू A, मैंने आपको बताया था कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में अपन इसको यूज करेंगे, तो ये वाला विचलन कोण अपन को समझ में आना चाहिए। ये मैं आपको चीज बता देता हूं कि डेल्टा है वो म्यू के समानुपाती है, म्यू है वो लेमड़ा के व्युत्क्रमानुपाती है, और लेमड़ा है वो फोकस दूरी के क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। इस हिसाब से ये सिस्टम है। फोकस दूरी को अपन छोड़ भी दें तो यहां तक ये रिलेशन एकदम सही है, ये अपन को ध्यान में रखना है इसके लिए, और इंपॉर्टेंट भी है। कई बार म्यू और लेमड़ा में ग्राफ पूछा जाता है, तो म्यू और लेमड़ा में ग्राफ क्या हो गया, सिंपल ग्राफ, ये पूछा हुआ ग्राफ है। डेल्टा और लेमड़ा में ग्राफ पूछे तो क्या हो गया दोस्तों, इस हिसाब से म्यू और लेमड़ा में ग्राफ इस हिसाब से हो गया। तो श्वेत प्रकाश, और यहां पर ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, और अपन ये मान के चल रहे हैं दोस्तों कि ये कैसी श्वेत प्रकाश है। क्या है ये, श्वेत प्रकाश की किरण है जो इस पर आपतित हो रही है। यदि ये प्रिज्म नहीं होती तो ये इसकी वास्तविक पोजीशन है, यदि ये प्रिज्म नहीं होती तो ये किरण किस दिशा में जाती, इस दिशा में आती। लेकिन इस प्रिज्म के कारण, इस प्रिज्म के कारण ये प्रकाश की जो किरण है सिंपल ऐसे, फिर ऐसे 2 3 4 5 6 और 1 में यहां मान लेता हूं ये 7, यहां से क्या हो गई दोस्तों, ये रेड, इस हिसाब से ये डिवाइड हो गई, VIBGYOR, विबग्योर। और यहां से अपन बात करें तो यहां से जो अपना जो 7 जो कलर हैं दोस्तों, इनकी जो तरंग लहरें हैं 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में मूव करती हैं। तरंग धैर्य के बढ़ते क्रम में ही, क्या है, तरंग धैर्य के बढ़ते क्रम में, किसमें है दोस्तों, तरंग धैर्य के बढ़ते क्रम में ये इनको लिखा गया। यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि ये ऐसे कैसे आया, तो यहां से इस फॉर्मूले से अपन देखें कि जिस रंग की, जैसे अपन बात करें विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर की अपन बात करें तो डेविएशन की अपन बात करें तो डेल्टा V, अपन ऐसे ही बात करें तो लेमड़ा V, लेमड़ा I, लेमड़ा ब्लू, लेमड़ा ग्रीन, लेमड़ा येलो, लेमड़ा ऑरेंज और लेमड़ा R। सबसे ज़्यादा रेड कलर की तरंग धैर्य होती है, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, और फिर इंडिगो, और सबसे कम तरंग धैर्य किसकी होती है दोस्तों, वॉयलेट कलर की होती है। तो इसके हिसाब से अपन देखें तो यहाँ से डेविएशन, यानी लेमड़ा जिसका सबसे ज़्यादा है उसका डेविएशन सबसे कम होगा। यानी अपन डेविएशन की बात करें तो यहाँ से डेल्टा V सबसे ज़्यादा इसका, फिर डेल्टा I, फिर डेल्टा B, फिर डेल्टा G, फिर डेल्टा Y, फिर डेल्टा O, और सबसे कम डेविएशन किसका है दोस्तों, रेड कलर का डेविएशन। किसका डेविएशन है, रेड कलर का डेविएशन है। और अपन को ये बात कहाँ से पता चली भाई, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू, ये यहाँ से अपन को ये बात पता चल गई है कि म्यू मेरी इसमें क्या रिलेशन है। तो अपन इसकी बात करें दोस्तों कि म्यू वॉयलेट, अपन की सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका है,
अब डेविएशन कहाँ से होगा, देखो ये कोण, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इसको अपन क्या कह देंगे, डेल्टा आर, और सबसे पीछे वाले को अपन क्या कह देंगे दोस्तों, डेल्टा वी। तो यहाँ से अपन देखें डेल्टा वी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम क्या है, डेल्टा आर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़ चुके हैं अपन कि लेमड़ा जिसका ज्यादा है उसका अपूर्णांक कम है, यानी अपन ये बात माने कि म्यू वॉयलेट का अपूर्णांक, म्यू वॉयलेट का अपूर्णांक ज्यादा है और म्यू रेड का अपूर्णांक क्या है दोस्तों, कम है। तो डेविएशन वॉयलेट का तो ज्यादा हो गया, म्यू वॉयलेट इज ग्रेटर देन फ्रॉम म्यू आर, तो डेल्टा एम मिनिमम जो डेविएशन है वॉयलेट का ज्यादा हो गया, डेल्टा आर का कम हो गया। तो वॉयलेट कलर तो सबसे नीचे और रेड कलर क्या हो गया दोस्तों, सबसे ऊपर आ गया। कलर का जो उल्टा क्रम है वो इसके कारण है, किसके कारण है, इसके कारण है। और यहां से अपन ये भी कह सकते हैं कि लेमड़ा वॉयलेट है वो रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, वो अपन को पहले से ही पता है। अब इस बात को अपन आगे बढ़ाएं तो एक बात आती है कोणीय विक्षेपण दोस्तों, क्या आती है, कोणीय विक्षेपण। इसको मैं डायग्राम को वापस मिटाना चाह रहा हूं एक बार। कोणीय विक्षेपण के लिए अपन को एक चित्र और बनाना पड़ेगा। तो विक्षेपण का मतलब क्या है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह अपने 7 कलर में डिवाइड होता था। और दोस्तों ये श्वेत प्रकाश का जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्राप्त करने के लिए जो प्रिज्म होती है वो अपनी 11वीं 12वीं की जो लेबोरेटरी में जो प्रिज्म जिससे अपन अपवर्तन वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे अलग होती है। क्या होती है, उससे अलग, उसमें कुछ सिरे उसके क्या होते हैं, सघन माध्यम के हिसाब से होते हैं। तो देखिए अपन विक्षेपण की, कोणीय विक्षेपण की बात कर रहे हैं दोस्तों, कोणीय विक्षेपण, इसी का टॉपिक है कोणीय विक्षेपण। ये जो अपन ने प्रिज्म बनाई है ये इस हिसाब से है, ठीक है, और इसमें श्वेत प्रकाश की किरण ये आपतित होगी, ठीक है, और ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन होगी श्वेत प्रकाश की। और यहाँ से 3 प्रकाश की किरणें मैं छांट रहा हूँ ऐसे, एक ये ऐसे चलेगी, एक ऐसे, एक ये चलेगी, एक ये चलेगी। इसमें 3 अपन ने कैसे लिए हैं कि एक तो लिया है मध्य का कलर। मध्य का कलर हमेशा किसको माना जाता है, येलो कलर को माना जाता है, अपनी आंखों के लिए सबसे बढ़िया है। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आंखों के लिए बढ़िया होने के कारण इसको वाणिज्यिक जितने भी वाहन हैं वो पीले रंग के होते हैं, तो इसको बीच का कलर माना जाता है येलो कलर को। तो इस पे 3 लाइनें मैं ले रहा हूं, एक तो वॉयलेट, एक येलो, और दोस्तों क्या ले लिया, एक ले लिया अपन ने रेड कलर ले लिया। यहां से अपन बात करें कि ये जो डेविएशन है उसको कहेंगे अपन डेल्टा आर, इस डेविएशन को अपन कहेंगे डेल्टा वाई, और इस डेविएशन को अपन कहेंगे दोस्तों डेल्टा वी। ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है। ये ए बी सी अपने पास में क्या है, प्रिज्म है। अपन बात किसकी कर रहे हैं भाई, कोणीय विक्षेपण की बात कर रहे हैं कि इनके बीच का कोण कितना है। तो दोस्तों इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं अपन ओरिजिनल डायरेक्शन में ऐसे, ये, और इसको ऐसे बढ़ा लिया और इसको अपन ने ऐसे बढ़ा लिया। तो ये जो कोण है वॉयलेट और रेड के बीच का जो कोण है दोस्तों, ये वाला कोण थीटा, इसको अपन क्या कहेंगे, कोणीय विक्षेपण। क्या कहेंगे दोस्तों, कोणीय विक्षेपण। तो अपन ये मान सकते हैं कि 7 कलर है, इसका मान कोणीय विक्षेपण है कि, तो कोणीय विक्षेपण का मान क्या है, बैंगनी रंग, यानी बैंगनी रंग तथा लाल रंग, बैंगनी रंग तथा लाल रंग के विचलन कोणों का, बैंगनी रंग तथा लाल रंग के विचलन कोणों का अंतर, बैंगनी रंग तथा लाल रंग के विचलन कोणों का अंतर के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, के बराबर होता है क्या, कोणीय विक्षेपण। कि भाई सबसे नीचे बैंगनी और सबसे ऊपर वॉयलेट, वॉयलेट का डेविएशन, तो इन दोनों के जो कोण का अंतर है उसको अपन क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। देखो दोस्तों थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, विचलन कोणों का दोनों का अंतर। इसकी वैल्यू पुट कर दें तो वॉयलेट के लिए म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, अपन ने फॉर्मूला लिखा है डेविएशन इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था इसीलिए, म्यू वी माइनस 1, वी फॉर वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए से ए कट जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये एक फॉर्मूला अपने पास में आ गया
जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। ये कहने का मतलब किस पे निर्भर कर गया, ये प्रिज्म के पदार्थ तथा भाई वॉयलेट प्रिज्म के पदार्थ अपूर्णांक तो उसी पे डिपेंड करेंगे ना, तो ये प्रिज्म के पदार्थ तथा प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर कर गया, प्रिज्म के पदार्थ तथा प्रिज्म कोण यानी ए पर निर्भर कर गया। ये क्या हो गया, कोण, ये विक्षेपण। अब तीसरी अपने पास में बात आती है, वो दोस्तों होती है विक्षेपण क्षमता, जिसपे न्यूमेरिकल आता ही है एग्जाम में। तीसरी जो बात है वो क्या है, विक्षेपण क्षमता। क्या है दोस्तों, विक्षेपण क्षमता वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, विक्षेपण क्षमता किसे अपन कहें। तो इसको मैं मिटा रहा हूं एक सेकेंड, कि विक्षेपण क्षमता क्या है, डेफिनेशन है कि यह है कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण कि यह कोणीय विक्षेपण थीटा तथा माध्य रंग के विचलन, माध्य रंग के विचलन यानी डेल्टा वाई। अपन ने माध्य रंग किसको माना है दोस्तों, पीले रंग को माना है, येलो कलर को माना है, डेल्टा वाई का अनुपात। क्या हो गया ये, कि कोणीय विक्षेपण यानी विक्षेपण क्षमता को अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, विक्षेपण क्षमता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है परीक्षा में, एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देते। विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर क्या हो गया दोस्तों, कोणीय विक्षेपण बट्टे माध्य रंग का विचलन। क्या हो गया दोस्तों, यानी थीटा अपॉन डेल्टा वाई। क्या हो गया, थीटा अपॉन डेल्टा वाई। वैल्यू पुट करें तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, थीटा अपन ने वह भी निकाला है, म्यू वी माइनस म्यू आर बटे ए बट्टा डेल्टा वाई कलर के लिए लिखें अपन तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कट जाएगा, तो सूत्र क्या आ जाएगा दोस्तों, इंप्लाइज दैट ओमेगा बराबर आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई और माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पीछे के पेपर उठा के देखोगे तो उसमें विक्षेपण क्षमता चाहे बीएससी के लेवल का आ जाए, चाहे 11वीं 12वीं के लेवल का आ जाए, क्योंकि बीएससी के लेवल में अपने ऑप्टिक्स सिलेबस में है और वहाँ विक्षेपण क्षमता अपने सिलेबस में है, इसलिए मैंने यही पढ़ा दिया आपको। अब बात कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आती है कि जो माध्य कलर होता है दोस्तों, उसका अपवर्तनांक आपको नहीं दिया हुआ होता। ऐसा एक क्वेश्चन अपन करेंगे कि माध्य कलर का अपवर्तनांक को तो अपन को दिया ही नहीं है, तो अपन इसका कैलकुलेट कैसे करें। तो माध्य कलर का अपवर्तनांक याद रखना है, माध्य रंग का अपवर्तनांक, माध्य रंग का अपवर्तनांक दोस्तों क्या होता है, म्यू वाई इक्वल्स टू होता है म्यू वी प्लस म्यू आर, यानी वॉयलेट और रेड कलर के अपवर्तनांकों का औसत अपन ले लेंगे दोस्तों, दोनों का। माध्य कलर का या तो अपन को दे दे अगला अपवर्तनांक, या अपन जो रेड कलर और जो वॉयलेट कलर हैं दोस्तों, उनके अपवर्तनांक का अपन क्या ले लेंगे, माध्य ले लेंगे। और विक्षेपण क्षमता केवल, ये जो विक्षेपण क्षमता है वो केवल किस पर निर्भर कर रही है दोस्तों, प्रिज्म के पदार्थ पर, प्रिज्म के पदार्थ पर विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर कर रही है, प्रिज्म के पदार्थ पर विक्षेपण क्षमता निर्भर कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों कि न्यूटन नाम का जो वैज्ञानिक था, न्यूटन ने क्लासिकली उसने क्या किया कि एक प्रिज्म जैसे ये सीधा पड़ा है और एक प्रिज्म इसके पास में उल्टा रखा। क्या रखा, एक प्रिज्म इसके पास में उल्टा रखा। समझ में आ गया, विक्षेपण और आवर्धन क्षमता समझ में आ गई। मैं इसको मिटा दे रहा हूं कि क्लासिकली न्यूटन ने क्या किया कि एक प्रिज्म को, इसको अपन कहेंगे दो प्रकार से हो सकता है, विक्षेपण रहित विचलन, विक्षेपण रहित विचलन कि विक्षेपण हुआ ही नहीं। तो इसके लिए क्या है कि एक प्रिज्म सीधा, ये न्यूटन ने कही थी बात, और एक प्रिज्म दोस्तों जस्ट उल्टा ऐसे रख दें। ये प्रिज्म कोण ए है, ये प्रिज्म कोण क्या है, ए डैश है, और यहाँ पर जैसे ही कोई प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण इस पर चलेगी, ये विबग्योर में यानी विबग्योर में डिवाइड होगी। मैं ये रेड बना दे रहा हूँ, ये वॉयलेट बना दे रहा हूँ दोस्तों, बाकी नहीं बना दे रहा। ये इसका ओरिजिनल पाथ है। जैसे ही यहाँ पर आएगी, ऐसे वापस ये इकट्ठी होंगी, तो ये श्वेत प्रकाश में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, श्वेत प्रकाश में। यानी अपन ने प्रिज्म को उल्टा रखा,
ये श्वेत प्रकाश की किरण है। इसको सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने बताया, और उसने क्लासिकली कहा कि दो प्रिज्म दिए गए हैं और उनको आपस में पहला प्रिज्म सीधा व दूसरा प्रिज्म उल्टा रख दिया जाए तो पहले प्रिज्म से प्रकाश अपने 7 वर्ण में डिवाइड हो जाएगा और दूसरे में वापस क्या हो जाता है दोस्तों? इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही प्रकाश इकट्ठा होगा तो वो क्या किस में बदल जाएगा? श्वेत प्रकाश में बन जाएगा। यहां से अपन इसका कुल विक्षेपण कैलकुलेट करें। क्या करें? कुल विक्षेपण। तो 2 थीटा हो गए इसमें, एक तो थीटा पहले वाले प्रिज्म से θ1 प्लस θ2, और यहां से अपन बात करें तो देखो क्या है? म्यू वी वॉयलेट के लिए, म्यू आर इंटू ए। ये तो किसके लिए हो गया दोस्तों? पहले प्रिज्म के लिए कोणीय विक्षेपण। और दूसरे के लिए क्या हो गया? अपन मान लेते हैं कि म्यू वॉयलेट डैश डैश मान लेते हैं इनको, माइनस म्यू आर डैश इंटू क्या हो गया दोस्तों? ए डैश। यदि विक्षेपण नहीं हो रहा, यदि विक्षेपण नहीं हो रहा है, यदि विक्षेपण नहीं हो रहा है तो थीटा बराबर कितना हो गया? 0। ये वैल्यू अपन कैलकुलेट करें दोस्तों तो क्या हो गया? म्यू वी माइनस म्यू आर बट इंटू ए, माइनस उधर जाए ला गया तो म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश और अपॉन क्या हो गया? ए डैश। और यहाँ से ए डैश अपन निकालना चाहें कि वो प्रिज्म कितना है, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए बटे माइनस का चिन्ह म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में? प्रिज्म ए डैश आ जाएगा। तो दूसरा प्रिज्म जो उल्टा रखा है उसका प्रिज्म कोण कितना होना चाहिए? और यहाँ ऋणात्मक ये चिन्ह बताता है कि प्रिज्म का जो कोण है वो विपरीत दिशा में, ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो ये बता रहा है कि प्रिज्म है वो उल्टा रखा हुआ है, ऋणात्मक विपरीत दिशा में प्रिज्म का कोण है दोस्तों। तो अपन इसको क्या कहें कि 2 या 2 से अधिक पतले प्रिज्म को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि विचलन उपस्थित हो, अर्थात निर्गत प्रकाश की किरण आपतित किरण के साथ कोण बनाए परंतु विक्षेपण नहीं हो, अर्थात प्रकाश 7 रंगों में क्या नहीं हो? विभक्त नहीं हो। कि भाई कोण तो ये बना रही है कि जैसे ये यहाँ थी, ये ओरिजिनल है और ये अब इस डायरेक्शन में आ गई और अपन इसको आगे बढ़ाएं ऐसे, तो ये कोण बना रही है दोस्तों। क्या बना रही है? कोण बना रही है। तो इस कोण को अपन ने क्या कर लिया? यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, लेकिन विक्षेपण नहीं हो रहा क्योंकि प्रकाश वो 7 रंगों में विभक्त नहीं हो रहा है। दूसरा ये तो क्या है दोस्तों? विक्षेपण रहित विचलन, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। और अब इसी में विचलन रहित विक्षेपण कर दें अपन, जब थीटा का मान अपने पास में कुछ हो। तो देखो नेक्स्ट है विचलन रहित विक्षेपण। विचलन रहित विक्षेपण इसमें क्या है कि ये प्रिज्म सीधा है और जस्ट इसमें उल्टा अपन ने कोई प्रिज्म रख दिया। ठीक है भाई। तो यहाँ ये श्वेत प्रकाश की किरण आ गई, ये 2 में डिवाइड होगी, ये रेड और ये वॉयलेट, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। और जैसे ही प्रकाश की किरण आ गई तो अपन मान सकते हैं कि ये सीधी ऐसे निकल गई। तो भाई क्या हो रहा है? विक्षेपण हो रहा है। क्या हो रहा है? विक्षेपण हो रहा है। तो अपन कहें कि 2 या 2 से अधिक प्रिज्म इस प्रकार संयोजित होते हैं कि विक्षेपण हो, अर्थात प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो परंतु विचलन नहीं हो, किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं हो, तीनों क्या हो? समांतर हो, अर्थात निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के क्या हो दोस्तों? समांतर हो। तो यहाँ पर कुल विचलन कुछ विचलन 2 प्रिज्म है तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा की परिभाषा अपन जानते हैं दोस्तों, डेल्टा बराबर अपन ने क्या रखा? 0। तो यहाँ से अपन म्यू माइनस 1 इंटू ए, और दूसरी प्रिज्म के लिए क्या कर देंगे? प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बराबर 0। और यहाँ से भी अपन ए डैश कैलकुलेट करें तो माइनस का निशान म्यू माइनस 1 इंटू ए बटे म्यू डैश माइनस 1। क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया कि विचलन रहित, यहाँ तो विचलन है, विचलन सहित दोस्तों, विचलन सहित, विक्षेपण सहित विचलन, विक्षेपण रहित विचलन, और यहाँ पर है विचलन रहित विक्षेपण। दोनों अलग अलग बातें हैं। एक तो है विक्षेपण तो है, विक्षेपण रहित विचलन, यानी विचलन है विक्षेपण नहीं है। और यहाँ पर क्या है? विचलन रहित विक्षेपण, कि विचलन नहीं है प्रकाश की किरणों में और फिर भी क्या है? विक्षेपण है। यहाँ से ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि प्रिज्म कोण
विपरीत दिशा में है। ये समझ में आ गई होगी बात। अब दोस्तों दो नोट जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं नोट हमेशा। पहला नोट क्या है दोस्तों कि अपवर्तनांक की तरह है वर्ण विक्षेपण क्षमता अपवर्तनांक की तरह वर्ण विक्षेपण क्षमता की कोई विमा नहीं होती है। मान लो पूछ ले, विमा नहीं होती और मात्रक भी नहीं होता। विमा नहीं होती, मात्रक भी नहीं होता है। विमा भी नहीं होती और मात्रक भी नहीं होता, और ये प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है, तथा यह है प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है। तथा ये किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, तथा सदैव, इंपॉर्टेंट बात है, तथा सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? सदा धनात्मक होती है। नेक्स्ट अपन दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी दिए गए प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता नियत रहती है। दिए गए प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता नियत, दिए गए प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता नियत रहती है, अर्थात भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य का विक्षेपण, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य का विक्षेपण दोस्तों क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ये दो नोट आपको ध्यान में रखने हैं कि अपवर्तनांक की तरह वर्ण विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं होती, और दूसरा है कि प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता नियत रहती है, अर्थात भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य का विक्षेपण भिन्न भिन्न होता है। अब दोस्तों ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन 2-3। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विक्षेपण क्षमता वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश 5 डिग्री, श्वेत प्रकाश 5 डिग्री कोण वाले प्रिज्म से गुजरता है। श्वेत प्रकाश 5 डिग्री कोण वाले प्रिज्म से गुजरता है यदि लाल व नीले रंगों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.641 व 1.659 है तो इनके मध्य विक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। इनके मध्य विक्षेपण कोण ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अपन इसको कैसे करेंगे कि भाई अपन ने तो जो विक्षेपण कोण पढ़ा है वो रेड और वॉयलेट के बीच में पढ़ा है, लेकिन यहां तो क्या आ गया? लाल और नीला रंग। तो दोस्तों अपन बात करें विबग्योर की। किसकी बात करें? विबग्योर, GYOR। तो ब्लू का और इसका रेड का अपन को पढ़ना है, तो अपन को क्वेश्चन करना वैसे ही, इससे कंफ्यूज नहीं होता है कि ये विक्षेपण कोण वॉयलेट और उसका होता है। विक्षेपण कोण किसी का भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अपन ने किसका निकाला था? अधिकतम निकाला था वॉयलेट और रेड का। अब इसका ब्लू का और अपन को रेड का पूछा है दोस्तों, तो अपन लघु कोणों के लिए अपन जानते हैं विचलन कोण अपन जानते हैं डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। रेड के लिए अपन बात करें तो डेल्टा आर बराबर कितना हो गया? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा ब्लू बराबर कितना हो गया? म्यू बी माइनस 1 इंटू ए। क्या हो गया? म्यू बी माइनस 1 इंटू ए। तो यहां से डेल्टा आर की वैल्यू कैलकुलेट करें दोस्तों, तो लाल कलर, लाल व नीले, तो लाल का कितना है? 1.641। कितना है दोस्तों? लाल कलर 1.641 माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। और ए की वैल्यू आपको कितनी दे दी? 5 डिग्री। तो 0.641 गुणा 5 डिग्री बराबर कितना आएगा?
3.205 डिग्री। अपन गुणा कर लेंगे इनको, 6 पंजो 30, लगभग इतना है। डेल्टा ब्लू कितना हो जाएगा, म्यू बी, यानी म्यू कितना है 1.659 माइनस 1 गुणा 5 डिग्री। तो यहाँ से ये कितना हो गया 0.659 गुणा 5 डिग्री, और यहाँ से ये कितना हो गया दोस्तों 3.295 डिग्री हो गया यहाँ से। तो थीटा इक्वल्स टू डेल्टा, बड़ा कौन सा है, ब्लू वाला है, तो डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। तो कितना हो गया दोस्तों, डेल्टा 3.295 डिग्री माइनस 3.205 डिग्री, और बराबर कितना हो गया 0.090 डिग्री। यानी विक्षेपण कोण का मान दोस्तों कितना आ गया 0.09 डिग्री ये आ गया है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अपनी 12वीं की क्लास है, जो 12वीं की फिजिक्स है, उसमें इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बुक में नहीं दिया हुआ है, तो अपन ने लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे और याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इस पे बेस्ड अपन कर रहे हैं विक्षेपण क्षमता का है दोस्तों। तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्षेपण क्षमता का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 डिग्री है। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना है दोस्तों 10 डिग्री है। लाल व बैंगनी रंगों के लिए, लाल व बैंगनी रंगों के लिए, लाल व बैंगनी रंगों के लिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्रमशः है कितने हैं दोस्तों 1.51 व 1.52 है। ठीक है, तो उसकी विक्षेपण क्षमता यानी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता, तो प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें क्या है, अपन को येलो कलर का नहीं दे रखा, अपन जानते हैं विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर क्या है थीटा अपॉन डेल्टा वाई, और थीटा बराबर क्या है डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड अपॉन डेल्टा वाई माइनस 1 इंटू ए तो ए से ए कट गया, डेल्टा वी म्यू वी माइनस म्यू रेड अपॉन दोस्तों म्यू वाई माइनस 1, ऐसे हो गया। फॉर्मूला ये है अपने पास में म्यू वाई माइनस 1। वॉयलेट का पता नहीं है, तो मैंने बताया था कि वॉयलेट कलर का पता नहीं है, तो दोनों अपवर्तनांकों का माध्य 1.51 प्लस 1.52 बटे कितना हो गया 2, और बराबर कितना हो गया दोस्तों ये आ जाएगा 1.515। अपन ने इसका दोनों को योग कर दिया और 2 का भाग दे दिया। अब यहाँ से ओमेगा बराबर कितना आ गया म्यू वी वॉयलेट कलर का, तो लाल पहले बैंगनी, तो वॉयलेट क्या है 1.51 क्या है दोस्तों 1 लाल व बैंगनी, तो वॉयलेट का 1.52 माइनस 1.51 बटे 1.515 और माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ऊपर से अपन करेंगे तो 0.01 बटे 0.515। ठीक है, और जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 0.019, 0.019। ऐसे अपन को विक्षेपण क्षमता का कैलकुलेशन करना है। ये टॉपिक अपनी बीएससी की जो ऑप्टिक्स है दोस्तों वहाँ से भी पुटअप हो सकता है, और 12वीं क्लास के हिसाब से भी ये पुटअप हो सकता है। और न्यूमेरिकल मैं 2 न्यूमेरिकल आपको लिखा रहा हूँ जो आपको करने हैं, नहीं आए तो मेरे को पूछ लेना है क्या है वही न्यूमेरिकल है, दोनों ही इस विक्षेपण क्षमता इसी पे बेस्ड, दोनों बहुत सिंपल है और दोनों आपको करने हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है फ्लिंट कांच के लिए, फ्लिंट एक कांच का प्रकार है, फ्लिंट कांच के लिए लाल तथा बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.644 तथा 1.644
और 1.664 हैं। विक्षेपण क्षमता ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, विक्षेपण क्षमता ज्ञात करो। इसको आप लोगों को करना है दोस्तों, और इसका आंसर आएगा 0.0305। सेम टू सेम जो अपन ने किया है, सेम टू सेम है। वॉयलेट कलर का अपन को दे रखा है, रेड कलर का अपन को दे रखा है, येलो का अपन को नहीं दे रखा, तो दोनों का माध्य ले लेंगे और फिर अपना विक्षेपण क्षमता का ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई, फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1 फॉर्मूला लगा देंगे और वहां से क्वेश्चन निकाल लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम की विक्षेपण क्षमता 0.0305 है। यह पाया गया है कि म्यू आर बराबर 1.645, रेड कलर का अपूर्णांक, और म्यू वॉयलेट बराबर कितना दे दिया दोस्तों, 1.665 हो तो पीले का अपवर्तनांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना अपन को, पीले कलर का अपन को अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यानी अब की बार अपन को दोस्तों क्या ज्ञात करना है, म्यू वाई, पीले हो तो पीले रंग का अपवर्तनांक अपन को ज्ञात करना है, म्यू वाई ज्ञात करना है। तो यदि मान लो ऑप्शन में 3 जो अपवर्तनांक हैं वो तो 1 से कम हो और 1 ज़्यादा हो तो सिंपल है, क्योंकि म्यू वाई यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे तो म्यू माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, ओमेगा। ओमेगा अपन को दे रखी है, म्यू वॉयलेट दे रखा है, म्यू आर दे रखा है और ओमेगा अपन को दे रखी है। ये कर लेंगे तो म्यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर बटे ओमेगा, ये वैल्यू और उसमें +1 जुड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इस हिसाब से डिस्पर्सन ऑफ लाइट, विक्षेपण क्षमता, कोणीय विक्षेपण और इस पे बेस्ड ये 4 न्यूमेरिकल अपन ने कर लिए हैं। सभी बच्चे सीरियसली होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दो। धन्यवाद।